बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। जैसे आपको पता है कि प्यूरिटैनिकल एक ड्रामा है, प्यूरिटन्स के ऊपर बहुत बड़ा सटायर है और एक एंटी प्यूरिटन प्ले है बेसिकली। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी के पैटर्न के ऊपर इसको लिखा गया है। एक ट्रायोलॉजी है जिसके अंदर दिखाया गया है एक मैनन फैमिली को, जो सुपरफिशियल तौर पे तो प्यूरिटन्स हैं, जिन्होंने प्यूरिटन होने का, क्योंकि प्यूरिटन्स प्योरीफाई से निकला है और ये कहते थे कि हम जो है कोई चुने हुए लोग हैं अल्लाह के, और हम शायद जो है हम ही दुनिया में शायद मोस्ट नेक किस्म के लोग हैं, हम ही मोस्ट वर्चुअस किस्म के लोग हैं, और बाकी दुनिया को जो है ना ये बिल्कुल ही एक नीची नज़र से देखते थे। दैट्स वाई इन सारों, और ये सारे ये क्लेम करते थे कि शायद ये मोस्ट वर्चुअस हैं तो इनके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन फैक्ट इनके अंदर वो सारी बुराइयां थीं जो कि एक आम इंसान के अंदर होती है। बस ये था कि वो बुराइयां इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रीगेट कर गई थी, एग्रवेट कर गई थी, बिकॉज कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस कर दिया था। ड्यू टू द रिप्रेस्ड फीलिंग्स, इनका क्या हुआ, जब इन्होंने अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश की, लव को दबाने की कोशिश की, तो फाइनली जो है इनके ख़ानदान के जितने भी लोग थे वो उन ईवल्स में पड़ गए थे जिसमें कि एक आम इंसान नहीं पड़ता। ठीक है, और ये सारे के सारे हाइपोक्रेट्स थे। हर कोई अपने मैनन होने का दावा करता है, हर कोई अपने प्यूरिटन होने का दावा करता है, लेकिन इनवर्डली सारे के सारे ही जो है वो क्या थे, हिपोक्रेट्स थे। अब यहाँ पे देखें टेक्निक ऑफ मास्क से क्या मुराद है। टेक्निक ऑफ मास्क से मुराद ये है कि हर इंसान ने एक जो है मास्क पहना हुआ था, हर इंसान ने एक झोल चढ़ाया हुआ था कि वो आउटवर्डली तो कुछ और था, आउटवर्डली तो वो मैनन था, आउटवर्डली जो है वो प्योरिटन था, लेकिन इनवर्डली जो है ये सारे के सारे हिपोक्रेट्स थे। तो यहाँ पे ये जो ड्रामेटिस्ट है यूजीन ओनील, ठीक है, उसने स्पेशली जो है उस हिपोक्रेसी को जो है हाईलाइट करने के लिए हमारे सामने एक टेक्निक ऑफ मास्क रखी है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो इनर सेल्फ है उसको एक्सपोज किया गया थ्रू द टेक्निक ऑफ द मास्क। अब यहाँ पे देखिए, ओनील इज अ ग्रेट मॉडर्न अमेरिकन ड्रामेटिस्ट इन डिपिक्टिंग द साइकोलॉजिकल इनसाइट ऑफ हिज कैरेक्टर्स। ठीक है, फॉर दिस पर्पस मोर ऑफन ही यूजेस द टेक्निक ऑफ मास्क इन प्ले टू शो द ट्रू इनर सेल्फ ऑफ हिज कैरेक्टर। ठीक है, वो जो है बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल प्ले है और यूजीन ओनील जो है अपने कैरेक्टर्स की इनसाइट को हमारे सामने रखता है। यानी कि देखिए, दो तरह के ड्रामाज होते हैं। एक वो ड्रामा होते हैं जो सरकमस्टांशियल बेस पे होते हैं, जैसे इडिपस रेक्स हमने अगर ड्रामा पढ़ा तो उसके अंदर क्या था कि वो एक सरकमस्टांसेस में एंट्रैप हो जाता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। एक होते हैं साइकोलॉजिकल प्ले। साइकोलॉजिकल प्ले के अंदर हमेशा जो थ्रू आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो है, जो प्लेज होते हैं उनकी इनर सेल्फ जो है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। ओनीज प्रोटैगनिस्ट वेयर अ मास्क टू हाइड देयर ट्रू सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फ्रॉम themselves, but in fact through this technique of masking the characters, O'Neill in fact unmasks them, snatches their mask off from their faces, and he also at that time unmasks his reader and wishes them to find their own true identity behind the mask they were wearing because of their circumstances, and did not want to come out of their own mask to face their truer self. So O'Neill very artistically unmasked both of his character and reader through mask technique. यहाँ पे देखें कि वो क्या कहता है। वो कहता है उसके जितने भी प्रोटेगनिस्ट हैं, ओनील्स के जितने भी हीरोज हैं उसके ड्रामास के, उसके नॉवेल्स के, तो वो वेयर करते हैं मास्क टू हाइड देयर ट्रू सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फ्रॉम देमसेल्फ। एक मास्क वेयर करते हैं ताकि वो अपने आप को हाइड कर सकें दुनिया से भी और अपने आप से भी। यानी कि वो अपने आप को भी नहीं जानते थे, या अगर जानते थे तो अपने आप को भी रिप्रेस करते थे।
और इनफैक्ट वो इस टेक्निक ऑफ मास्क से क्या करता है, ऑफ मास्किंग द कैरेक्टर्स ऑफ ओनिल, अपने कैरेक्टर्स को मास्क करके वो क्या करता है, इनफैक्ट उनको अनमास्क कर देता है, उनका मास्क वो स्नैच कर देता है फ्रॉम देयर फेसेस, यानी कि उन सारों की इनर सेल्फ को एक्सपोज कर देता है, और इसी तरह से वो अनमास्क करता है रीडर्स को, और वो चाहता है कि वो भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी बिहाइंड द मास्क जो है उसको फाइंड आउट करे, जो कि उन्होंने वेयर किया होता है अपने सर्कमस्टांसेस में, एंड डिड नॉट वांट टू कम आउट ऑफ देयर ओन वॉल मास्क टू फेस देयर ट्रूअर सेल्फ। और इसी तरीके से हम लोगों ने भी खुद से एक मास्क पहनना होता है, और हम खुद भी अपनी ट्रूअर सेल्फ जो है उसको जो है फेस नहीं करते, यानी कि अपनी ज़ात को भी हम खुद नहीं जानते, और अगर हम जानते हैं तो हम उसको फेस करना नहीं चाहते। सो ओनील वेरी आर्टिस्टिकली unmasked both his characters and reader through mask technique. He uses the device of mask not only in his mask place, ठीक है, वो अपने सिर्फ मास्क प्लेस के अंदर अपना डिवाइस ऑफ मास्क नहीं यूज करता, बल्कि in his non-mask place, O'Neill is of the view that sometimes one's outer life passes a solitude haunted by the mask of others. One's inner life passes in a solitude haunted by the mask of oneself. वो कहता है कि कभी कभार ये होता है कि एक इंसान की जो आउटर लाइफ होती है वो एक तन्हाई का शिकार कर देती है उसको, और जो कि हॉन्टेड बाय द मास्क ऑफ अदर होता है, यानी कि दूसरों के मास्क की वजह से एक इंसान की जो आउटर लाइफ होती है वो एक सॉलिट्यूड का बाइस बन जाती है। ठीक है, दूसरों के मास्क की वजह बाय द मास्क, जैसे मैंने कहा ना कि आउटर सर्कमस्टांसेस जो हैं बाज़ औक़ात इंसान की के डाउनफॉल का बाइस बनता है। इसी तरीके से वो कहता है कभी कभार ये होता है कि इंसान की जो लाइफ होती है, वंस आउटर लाइफ, वो एक सॉलिट्यूड का शिकार होती है, जो कि हॉन्टेड हॉन्टेड बाय द मास्क ऑफ अदर, दूसरों के मास्क की वजह से होती है। ठीक है, हॉन्टेड बाय द मास्क ऑफ अदर, और वंस इनर लाइफ पासेस इन अ सॉलिट्यूड हॉन्टेड बाय मास्क ऑफ वन सेल्फ, और कभी कभी उसकी अपनी सेल्फ की वजह से जो है उसकी इनर लाइफ जो है वो एक सॉलिट्यूड की तरफ हॉन्ट कर जाती है, हॉन्टेड बाय अ सॉलिट्यूड, क्योंकि उसकी अपनी इनर सेल्फ, जैसे मैं कहती हूँ इनर सेल्फ बेसिकली क्या है। देखें, मैं कहती हूँ ना कि बेटा हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्या है। दूसरी चीज़ मैं एक और भी चीज़ कहती हूँ कि इंसान अपना बेहतरीन दुश्मन भी खुद होता है, या बल्कि अपना बेहतरीन दोस्त भी खुद होता है, और अपना बदतरीन दुश्मन भी खुद होता है। और जब हम अपने बदतरीन दुश्मन होते हैं तो एक्चुअली एट दैट टाइम हम खुद अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं, हम खुद गलत सोच रहे होते हैं, हम खुद राइट डिसीजन नहीं कर पाते। ठीक है, हम खुद अपने इमोशंस को जो है फाइंड आउट नहीं कर पाते। और अपना बेहतरीन दोस्त क्या होता है बेटा, कभी अकेले कमरे में बैठ के देखें, अगर आप बोर हो रहे हैं ना, यू आर द मोस्ट बोरिंग पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी कंपनी में बोर हो रहे हो ना, तो यू आर द मोस्ट जो है ना बोरिंग पर्सनैलिटी। अगर आप एक कमरे में अकेले बैठे हो और आपको लग रहा है कि भाई मैं अकेली हूँ, इट मीन्स कि आप अपनी कंपनी में बोर हो गए। ठीक है, तो आप एक्चुअली बोरिंग पर्सनैलिटी हो। एक वो लोग होते हैं जो अपनी कंपनी में भी खुश होते हैं, वो लॉनलीनेस में भी सॉलिट्यूड का शिकार नहीं होते। सॉलिट्यूड क्या होता है? ठीक है, वो बिल्कुल भी उनको नहीं लगता अकेला, वो बिल्कुल अकेले हैं। ठीक है, तो वो सॉलिट्यूड, बल्कि मैं ये कहूँगी सॉलिट्यूड में भी वो लॉनलीनेस, सॉलिट्यूड ये होता है कि आप दुनिया से कट के एक कमरे में बैठ जाते हो, अकेले बैठे होते हो। कभी कभी अच्छी होती है चीज़, सॉलिट्यूड अच्छा होता है। और सॉलिट्यूड में ही हम मोनोलॉग करते हैं, ये जो यहाँ पे बात हो रही थी ना मोनोलॉग्स की, अपने आप से बातें करना। तो इंसान जब सॉलिट्यूड में होता है तो बेटा तभी तो टाइम होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। बास लोग वो टाइम जो है वो उनको लगता है कि भी वो उस सॉलिट्यूड में लॉनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने आप को लॉनली फील करते हैं। और बाज लोग होते हैं जो सॉलिट्यूड में जो है अपनी कंपनी को बड़ा एंजॉय करते हैं, वो प्लान करते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने आप से बातें करते हैं कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इट मीन्स कि वो जो है अपना बेस्ट फ्रेंड है।
और ऐसे लोग आगे जाते हैं, ऐसे लोग दुनिया को भी एक्सप्लोर कर जाते हैं, जो अपने आप को एक्सप्लोर कर जाते हैं। और जो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ही इज द फेलियर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अपने आप को एक्सप्लोर ना करना ये होता है कि देखिए मुझे मेरी खामी का नहीं पता, मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, मैं आपको आपकी खामी बताती हूँ, बेटा यहाँ से ठीक करो। ठीक है, तो फिर आपको समझ आती है, अच्छा अच्छा ये ऐसे नहीं करना था, ये तो ऐसे ही करना था। समझ आ गई बात। और जब हम अकेले बैठे होते हैं, फिर अब हर वक्त कोई साथ तो नहीं बैठा होता जो आपको करेक्ट कर सके, और हमें अच्छा भी नहीं लगता कि कोई और हमें करेक्ट करे, बार बार करेक्ट करे, तो हमें बुरा लगने लग जाता है। तो फिर क्या होता है, जब हम सॉलिट्यूड में होते हैं, तो एट दैट टाइम दैट इज द पीक टाइम कि आप अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें। जब हम अपने आप को जो है वंस लाइफ, यहाँ पे वो कह रहे हैं ना, वंस इनर लाइफ पासेस इन सॉलिट्यूड हॉन्टेड बाय मास्क ऑफ वन सेल्फ। तो एक इंसान की इनर लाइफ जो है, जब वो एक सॉलिट्यूड से गुजरती है, तो शायद वो अपनी ही जात के मास्क से हॉन्ट होती है। ठीक है, उसको अपने आप से शायद डर लगता है, या वो जो है उस पर अपनी ही जात का साया जो है वो पढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, आपकी अपनी जात अगर बोरिंग है, यू विल फील द बोर्ड, यू विल फील द लॉनलीनेस। और अगर अपनी जात आपकी जो है खूबसूरत है, तो आपको कभी बोरिंग फील ही नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे लोगों को जो लॉनलीनेस का शिकार होते हैं, उनको लोगों से डर लगता है, उनको लोगों की कंपनी से डर लगता है। ठीक है, और जो लोग लॉनलीनेस का शिकार नहीं होते, वो अकेले भी होते हैं, सॉलिट्यूड में भी होते हैं, तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको समंदर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उनको होटलों में खाना खाने की जरूरत पड़ती है, बल्कि वो अपनी अपने ही कंपनी में बहुत एंजॉय कर लेते हैं। ठीक है, so that is the thing. Sometimes O'Neill uses the technique of mask as a visual idea। यहाँ पे फिर वही बात हो गई ना, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। सुरागे जिंदगी पाना है तो अपने अंदर तो डूबना पड़ेगा। जो लोग अपने अंदर नहीं डूबते, वो कभी जिंदगी का सुराग भी नहीं पाते। तू मेरा नहीं बनता, ना बन अपना तो बन। आप मेरे ना बने, अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, अपनी जात को पहचान जाएंगे, तो यू विल एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। दुनिया को मुसफ़र वो लोग इंसान करते हैं जो अपनी ज़ात को एक्सप्लोर कर जाते हैं। जो अपनी ज़ात को मुसफ़र मुसफ़र नहीं कर सका, वो दुनिया को क्या मुसफ़र करेगा। ठीक है, तो सम टाइम ओनील जो है वो एक टेक्निक ऑफ मास्क जो है वो यूज करता है एज अ विजुअल आइडिया समटाइम्स, एंड समटाइम्स एज अ डिफेंसिव फंक्शन इन द केस ऑफ विजुअल आइडिया। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द कैरेक्टर इज टू बी मेड अ फेटलिस्ट, डिटर्मिनिस्ट और पैसिमिस्ट। और समटाइम जो है वो ओनील ये टेक्निक यूज करता है एक विजुअल आइडिया के तौर पे। ठीक है, और कभी कभार वो एक इसको डिफेंसिव फंक्शन के तौर पे जो है वो यूज करता है ऑफ विजुअल आइडिया। विजुअल आइडिया के डिफेंसिव फंक्शन। ठीक है, विजुअल आइडिया को जब उसने डिफेंस करना होता है, तो वो इसको यूज करता है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अगर तो कैरेक्टर जो है वो इज टू बी मेड अ फेटलिस्ट, फेटलिस्ट फेट जो है, जब फेट प्रिवेल कर जाती है इंसान की जिंदगी में, किस्मत के हाथों इंसान मारा जाता है, हम कहते हैं भाई ये फेटलिस्टिक आइडिया। ठीक है, और डिटर्मिनिस्ट क्या होता है कि अगर एरर ऑफ जजमेंट की वजह से डाउनफॉल होता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये डिटर्मिनिस्ट है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो पैसिमिस्ट है, यानी कि उसकी नेगेटिविटी। और ओ नील का हमेशा जो मोस्टली जो आइडिया होता था, वो क्या होता था, वो यही होता था, फेटलिस्ट होता था और पैसिमिस्ट होता था। ऑन द अदर हैंड डिटर्मिनिस्ट भी होता था। O'Neill put a mask of fatalism, determinism, and pessimism on the true face of his character and makes his character visual idea of the mask। और इसी तरह वो जो है वो मास्क पुट करता है किसका, फेटलिज्म का, डिटर्मिनिज्म का और पैसिमिज्म का, ऑन द ट्रू फेस ऑफ हिज कैरेक्टर। और अपने कैरेक्टर्स को क्या वो बनाता है, विजुअल आइडिया ऑफ द मास्क। ठीक है, विजुअल आइडिया ऑफ द मास्क को बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ डिफेंसिव फंक्शन ऑफ द मास्क, हिज कैरेक्टर वेयर अ मास्क ऑन देयर फेस। एक तरफ वो विजुअल आइडिया देता है, दूसरी तरफ वो उसके डिफेंसिव फंक्शन ऑफ द मास्क, वो सारे अपने फेस के ऊपर एक फेस पे मास्क जो है वो वेयर करते हैं इन ऑर्डर टू कंसील देयर इनर फीलिंग्स। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, छुपाते हैं,
but very masterfully, O'Neill, by concealing the face of his character with a concealing mask, in fact reveals their true and concealed face behind a mask, born by circumstances of the outer world. ठीक है, और ओ नील जो है वो कंसील करता है द फेस ऑफ हिज कैरेक्टर विद अ कंसीलिंग मास्क। ठीक है, वो कंसील करता है क्यों अपने फेस ऑफ कैरेक्टर को एक कंसीलिंग मास्क से? इनफैक्ट वो उनकी रिवील करता है उनकी ट्रू और कंसील्ड फेस बिहाइंड द मास्क, जो कि उसने आउटर वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस के तहत पहने होते हैं। देखें, हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपनी खुशी की वजह से नहीं करते, बल्कि हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर अफेक्टेशन होती है, ठीक है, हमारे अंदर दिखावा होता है। ठीक है, दैट्स वाई हम दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये एक बात करती हूँ कि भाई देखिए, हमारी पर्सनैलिटी का यहीं से पता चल जाता है। जिस दिन हम अपने बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा वो जो नात आंटी आएंगी ना, वो जो रिलीजियस आंटी आएंगी, उनके सामने हम बच्चे को कहते हैं चलो कुल हु अल्लाह पढ़ के सुनाओ। और जब कोई ऐसी आंटी आती हैं जो थोड़ी मॉडर्न होती हैं, वर्ल्डली होती हैं, चलो बेटा वो जो इंग्लिश वाली पोएम है वो सुना दो, और वो जो फलाने जो शाहरुख खान वाला गाना है उस पर थोड़ा सा डांस भी करके दिखा दो। ठीक है, तो हम क्या बच्चों को वेरी फर्स्ट डे से ही एक मास्क पहना देते हैं कि जैसा इंसान आए तुमने उसके हिसाब से बिहेव करना है। ठीक है, सेम इज द केस विद अस। हमारी अपनी पर्सनैलिटी नहीं है। हम अगर किसी हम महफिल के हिसाब से तैयार होके जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि अगर वो दीनी महफिल है तो हमने सर पे दुपट्टा लिया होता है, और अगर वो कोई शादी हो जाएगी, कोई पार्टी हो जाएगी, तो यकीन नहीं आता ये वही दुपट्टे वाली खातून थी। ठीक है, हम इतने डगमगा वो जो है ना लश पश करते हुए वो हम खवातीन वहाँ पे चली जाती, यकीन ही नहीं आ रहा होता अच्छा ये वही है। तो पहचानने में भी हमसे कोताही हो जाती है, अच्छा अच्छा वही थी जो मस्जिद में भी आई थी। अच्छा, तो क्या होता है कि हमने एक झोल ओढ़ा हुआ है, हम जहाँ पे जाते हैं हमारी गिरगिट जैसी पर्सनैलिटी है, उधर जाओ तो उधर जैसे हो जाओ, इधर जाओ तो हमारी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। तो इस तरीके से ओनील हमें एक्सपोज करता है। अब इसी तरीके से जो इसके सारे कैरेक्टर्स थे उनकी अपनी कोई ट्रूअर पर्सनैलिटी नहीं थी, ट्रूअर सेल्फ नहीं थी। और जिस इंसान की ट्रूअर सेल्फ नहीं होती वो अपनी इनर सेल्फ को भी नहीं जान पाता, वो हमेशा अपने आप को छुपाता है, अपनी ज़ात को छुपाता है। ठीक है, जो टू फेस्ड इंसान होता है वो हमेशा डर के ही रहता है। वो कहते हैं ना मुनाफिक इंसान ऐसा होता है कि हवा में तीर जा रहा होता है ना, तो वो उसको पकड़ के कहता है शायद मेरी तरफ आ रहा है, मतलब उसको डर होता है कि मैं कहीं एक्सपोज ना हो जाऊं। ठीक है, दैट्स वाई उसको लगता है ये जो हवा में बातें हो रही हैं ये सारी मेरी शायद मेरे खिलाफ हो रही हैं, और शायद इन बातों से मैं जो हूँ एक्सपोज हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है मुनाफिक इंसान। तो यहाँ पे हर इंसान को ये फिक्र पड़ी हुई थी कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, और अपने आप को एक्सपोज होने से बचाने के लिए इन्होंने मास्क पहने हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, in the case of the defensive function of the mask in a drama, one of O'Neill's character, Caleb, on being rejected by Emma, wears a mask of emotionlessness on his face to conceal his expression on his face, but he belied by his eye. इसी तरीके से ओनील के कैरेक्टर्स में जिसमें वो डिफेंसिव फंक्शन ऑफ मास जो यूज करता है, कैलेब जो है वो रिजेक्ट हुआ बाय एमा, जो कि वेयर करता है मास्क ऑफ इमोशनलेसनेस का ऑन हिज फेस, कि वो कंसील करता है अपने एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस को। ठीक है, अपनी जो है वो इमोशनलेसनेस ऑफिस फेस पे इमोशनलेसनेस का मास्क वेयर करता है, और क्या करता है वो अपने एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस को कंसील करता है, लेकिन वो उसकी अपनी आंखों को धोखा दे जाता है, बिलाइड, अपनी आंखों से झूठ बोलता है, अपनी आंखों से को धोखा दे जाता है। ओनील से टू हार्डन वन सेल्फ इज टू डाई अ लिटल। वो कहता है कि अपने आप को हार्डन कर लेना वो क्या है, टू डाई अ लिटल। ठीक है, तो आप जो है किसी हद तक मर चुके होते हैं। एंड टू असर्व द इमोशन इज सेल्फ इनहेलेशन, इट सब्स्टिट्यूट डेथ इन लाइफ। ठीक है, और वो कहता है कि जब आप अपने इमोशंस को दबा लेते हैं तो ये एक सेल्फ इनहेलेशन है, ये एक सब्स्टिट्यूट है किसका, डेथ इन लाइफ। आप जिंदा रहते हुए भी मुर्दा हैं
अगर आप अपने इमोशंस को दबा देते हैं, ठीक है, समटाइम्स his character wear a mask of their face for a long time and after a long time with a change of circumstances. ये जो देखिए उसने सबसे ज्यादा इस पूरे ड्रामा के अंदर देखें, उसने सबसे ज्यादा जो चीज एक शो की है हमारी जिंदगियों में, वो होती है इमोशनलेसनेस। ठीक है, हम जो है एक दूसरे को जो है वो शेयर नहीं करते, अपने इमोशंस शेयर नहीं करते। जैसे मैं कहती हूँ ना, बच्चे को माँ का लम्स चाहिए होता है। ठीक है, बच्चे को माँ का लम्स चाहिए होता है। अगर वो अपना लम्स नहीं देती बच्चे को, तो उसका बच्चा जो है वो एक इमोशनलेस बच्चा होता है। उसको नहीं पता होता, उसकी माँ को 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद अगर आपने अपने बच्चे को अपना लम्स नहीं दिया, आपने उसको हग नहीं किया, आपने उसको साथ नहीं बिठाया, आपने उसके बालों से खेला नहीं है, आपने उसके सर पे हाथ नहीं रखा, आपने उससे प्यार नहीं किया, या आपको वक्त ही नहीं मिला अपनी जॉब की वजह से अपने बच्चे को लम्स करने का, उसको अपने साथ लगाने का, उसको अपनी गोद में बिठाने का, तो बेटा फिर तैयार हो जाए, वो बच्चा इमोशनलेस होगा। और ड्यू टू इमोशनलेस वो लाइफ से बहुत दूर होगा, वो रियलिटी को उसको जज नहीं करना आएगा। ठीक है, और उसके सामने फिर एक वही दुनिया होगी जो एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होगी। वो इंसानों को नहीं पहचान सकता है, वो नहीं जान सकता कि मेरी माँ को तकलीफ है, वो नहीं जान सकता कि मेरी माँ प्यासी है, उसको एक गिलास पानी भी देना है, बिकॉज उसने आपने उसके इमोशंस किल कर दिए। आपने ही तो उसके अंदर इमोशंस डेवलप करने थे। तो बेटा जब हम वो कहते हैं ना कि जब आप फीलिंग्स शेयर करते हैं तो फीलिंग्स डेवलप होंगी ना, जब फीलिंग्स शेयर ही नहीं की तो कौन सी फीलिंग्स डेवलप होनी है। तो इंसान सेम एज द केस विद अस, हम लोग दुनिया की मटीरियलिज्म की खातिर इमोशनल वर्ल्ड से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है, हम चार पैसों की खातिर जो है बहुत चीज़ों पे फैमिली के ऊपर से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ठीक है, और वही तो असल में हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो कि फिर एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो दोबारा नहीं खड़ा होता। और वो स्टार्टिंग में ही, मतलब जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है, जब आपकी शादी नई नई होती है, वो पहले 7 से 8 साल में आपने वो बिल्डिंग ब्लॉक्स पहले 10 साल में खड़ा करना होता है। अगर वो पहले 10 साल में खड़ा नहीं होता, यू विल बी द वन ऑफ द फेलियर। ठीक है, वो फिर दोबारा नहीं खड़ा होगा, फिर अल्लाह ही करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दैट इज द सेम थिंग। अब यहाँ पे अगर आप इस पूरे ड्रामा को गौर से जज करें ना, तो अब असल में वो जो बिल्डिंग ब्लॉक था ना, जो मियाँ बीवी ने खड़ा करना था, वो खड़ा नहीं कर सके, और वो इमोशंस की बेस पे खड़ा होना था। ठीक है, तो क्या है, वो कहता है कि आप अगर अपने इमोशंस को हार्डन कर देते हैं ना, तो आप डायलिटिक हो जाते हैं, और अगर आप जिंदगी से इमोशंस को निकाल देते हैं तो आप जिंदा रहते हुए भी मुड़ता है। ठीक है, डेथ इन लाइफ है। तो समटाइम्स उसके कैरेक्टर जो है इसी तरह का मास्क पहनते हैं ऑन देयर फेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस they again came back to their true faces and realized their true identity, same like Ezra Miller। ठीक है, पहले उसने मास्क एक पहना हुआ था, वो नहीं अपने आप को अपनी बेगम से, अपनी बीवी से नहीं फीलिंग शेयर करता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो जो है अपना रियलाइज करता अपनी ट्रू आइडेंटिटी को। इन ऑर्डर टू मास्क हिज कॉन्सेप्ट ऑफ मास्क मोर क्लियर एट वन पॉइंट, sorry, in order to make his concept of mass more clear at one point, O'Neill explained the cause of mass in the world in these words: before man discovered sin, यानी कि original sin, when he was still enjoying heavenly bliss। ठीक है, जब इंसान जो है वो डिस्कवर करता है सिंस बिफोर द मैन, जब इंसान ने अपना ओरिजिनल सिन जो है वो डिस्कवर किया, when he was still enjoying heavenly bliss such that nature there was no need for hiding the true self, there was no need to wear a mask। ठीक है, जब तक इंसान अपना ओरिजिनल सिन जो है वो डिस्कवर नहीं करता, जब तक, तो तब तक वो क्या कर रहा होता है, वो अपनी एंजॉय कर रहा होता है हेवनली ब्लिस। जैसे कि नेचर देयर वाज नो नीड फॉर हाइडिंग द ट्रूअर सेल्फ, और देयर वाज नो नीड टू वेयर अ मास्क। लेकिन जैसे ही इंसान जो है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द नेचर, फॉल ऑफ मैन फ्रॉम हेवन, इंसान जो है जैसे ही सेपरेट हुआ फ्रॉम नेचर, नेचर यहाँ पे देखिए कैपिटल एन के साथ आ रहा है। ठीक है, ये गॉडली नेचर की बात हो रही है, कुदरत कामला की बात हो रही है। ठीक है, तो फॉल ऑफ मैन फ्रॉम हेवन, और इंसान का फॉल हुआ फ्रॉम हेवन, द सिचुएशन चेंज ऑल टुगेदर, सब कुछ डिफरेंट हो गया।
ठीक है। इंसान जो है यानी कि उसका ओरिजिनल सिन क्या है, दैट इज द सिन ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, कि वो जी रहा है। ठीक है, वो दुनिया में आ गया है, तो अब उसने जो है डिलेमा ये फेस करना कि उसके साथ कुछ बुरा होगा। ठीक है, वो आजमाया जाएगा। जब तक कि वो जन्नत में था तो वो तो ब्लिस में था, तो उस वक्त तक उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। जब वो स्टेट ऑफ ब्लेस में था तो उस वक्त उसको ज़रूरत ही नहीं थी कि वो मास्क कोई वेयर करे। लेकिन जैसे ही इंसान जो है वो सेपरेट हुआ नेचर से, कुदरत कामिला से, और फॉल ऑफ मैन हुआ फ्रॉम हेवन। आपको पता है हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा को निकाल दिया गया था जन्नत से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जन्नत का फल खा लिया था, और वहाँ पे एक्चुअली वो दैट इज द सिन ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, अपने नफ्स की मान ली थी। So the situation changed altogether. The man was unable to return to his harmonious origin paradise. तो जब वहां से इंसान निकलता है तो फिर इंसान अपने पैराडाइज से भी दूर हो जाता है जब वो गुनाह करता है। Unable likewise to accept his new painful status life on this earth, this man divided against himself. Now the open, naive, and romantic part of man longs to return to the lost part. अब यहाँ पे देखिए वो कहता है अनेबल लाइकवाइज टू एक्सेप्ट हिज न्यू पेनफुल स्टेट लाइफ ऑन दिस अर्थ। अब जो है जब इंसान को दुनिया में फेंक दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया, अल्लाह ताला ने क्या कहा था, उतर जाओ तुम जमीन पे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब इंसान जो है इस पेनफुल स्टेटस को एक्सेप्ट जो है अनेबल लाइकवाइज टू एक्सेप्ट, अब उसके लिए इस पेनफुल स्टेटस को एक्सेप्ट करना मुश्किल था। जिसने जन्नत देखी हो ऑब्वियसली जो है वो ये नहीं, उसके लिए एक्सेप्टेंस मुश्किल है। लाइफ ऑन दिस अर्थ, दिस मैन डिवाइडेड अगेंस्ट हिमसेल्फ, इसी वजह से मैन ने अपने आप को डिवाइड कर लिया अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने ही साथ। नाउ द ओपन नेव एंड रोमांटिक पार्ट ऑफ मैन लॉन्ग्स टू रिटर्न टू लॉस्ट पैराडाइम। अब जो है इंसान ने एक उसके अंदर विश है कि हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, हर किसी के अंदर ये विश होती है कि जन्नत की ख्वाहिश है हमारे अंदर। वाइल ऑन द अदर हैंड the rational part of him tried to adjust on earthly hell। दूसरी तरफ बेटा हम दुनियावी जिंदगी यानी कि हमारी रूह तो वही मतलब हेवनली है, लेकिन हमारी जो जिस्म है वो तो मादी है ना। तो फिर क्या है, एक तरफ हमें जन्नत भी चाहिए और दूसरा हम दुनिया भी जन्नत बनाने के चक्कर में हैं। ठीक है, दुनिया को हम जन्नत बनाने के चक्कर में है, टू एडजस्ट टू हेवन earthly hell। And now either this one side romantic or other side rational becomes so predominant that total character of man is nearly fused with it। अब ये जो दोनों साइड्स हैं, एक तरफ जो है उसकी दुनिया है और एक तरफ जो उसकी आखिरत है, ये दोनों फ्यूज हो गए इंसान की कैरेक्टर के अंदर। एंड गोज अंडर द कंट्रोल ऑफ डोमिनेंट ऑफ पार्ट ऑफ मैन, रोमांटिक और रेशनल। ठीक है, रेशनल और रोमांटिक, अर्थली या फिर हेवनली। ठीक है, और फिर जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ डोमिनेंट पार्ट, एक तरफ रोमांटिक है और दूसरी तरफ रेशनल है, हेवनली है। दैट्स इन द ड्रामा मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा मैनर्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिफाइड विद द बास्ट ऑफ बीइंग वर्चुअस। अब देखिए एक तरफ वो कहता है मैंने जन्नत में जाना है, जन्नत में जाने के लिए ऊपर से वो कह रहा है मैंने दुनिया भी जीनी है, दुनिया में जीने के लिए जन्नतियों वाला किरदार अदा करने के लिए उसको एक मास्क पहनना पड़ा। सही, तो दैट्स व्हाई वो कहता है कि आइडेंटिफाइड विद द मास्क ऑफ बीइंग वर्चुअस प्यूरिटन वेयर एज मैरी एंड क्रिस्टाइन आर विद देयर ट्रू फेसेस। दोनों अपने ट्रू फेसेस पे थे। ठीक है, उन्होंने वो किया जो उनके दिल ने कहा उनको और उन्होंने वो कर दिया। इन द केस ऑफ लेविनिया देयर इज अ circular development from mass to face and then back to mass when she decided to live among the ghost of man। और केस ऑफ लेविनिया में एक सर्कुलर डेवलपमेंट थी फ्रॉम मास टू फेस, के मास टू फेस और फिर बैक टू मास और फिर बैक टू मास। ठीक है, कि पहले वो क्या करती है, पहले डेवलपमेंट है उसकी मास टू फेस के, वो फेस के ऊपर एक झोल चढ़ाती है, वो मैनन का है, प्यूरिटन्स का है। और देन बैक टू मास्क, तो फिर दोबारा से जो है यानी कि मास्क टू फेस, पहले वो मास्क में होती है फिर वो टुवर्ड्स फेस आती है, यानी कि फिर वो लव को जानना शुरू कर देती है, उसको ट्रू सेल्फ ऑफ लव पता चलता है, वो डिसाइड करती है कि अब उसको शादी करनी चाहिए, उसको अपने इमोशंस फील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर फाइनली वो दोबारा से वो मास्क जो ओढ़ लेती है जो कि प्यूरिटन्स का होता है, जब वो डिसाइड करती है कि अब उसको गोस्ट ऑफ मैनन्स के साथ रहना है। On this symbolic level, the characters can no longer be viewed as individuals। और इस symbolic level पे characters जो हैं वो
नो लॉन्गर बी व्यूड एज इंडिविजुअल। उनको जो है क्या है कि हम उनको एज इंडिविजुअल्स नहीं देख सकते, इंस्टेड दे टाइपिफाई टू डिस्पोजिशंस ऑफ ह्यूमन सोल। एक्चुअली वो दो डिस्पोजिशंस ऑफ ह्यूमन सोल्स को शो करते हैं। द मैरिज बिटवीन एजरा एंड क्रिस्टाइन बाय द सेम टोकन becomes a symbol of unhappy state of man. It is man going under the influence of a mask. On the other hand, she attempts to free herself from Ezra by being divorced. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एजरा और क्रिस्टाइन की जो शादी होती है बाय द सेम टोकन, वो बिकम एक सिंबल ऑफ अनहैप्पी स्टेट ऑफ मैन को शो करती है, क्योंकि इट इज मैन गोइंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मास। ठीक है, ये एक मैन है जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ अ मास के अंदर चला जाता है। ऑन द अदर हैंड शी अटेम्प्ट टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम एजरा बाय बीइंग डाइवोर्स। ठीक है, वो कोशिश करती है कि अजरा से किसी तरह वो अलहदा हो जाए। इज मैन्स अटेम्प्ट टू सीक हैप्पीनेस, क्योंकि वो उसकी एक अटेम्प्ट थी, शो करती है सिम्बॉलिकली किसको, कि वो हैप्पीनेस को फाइंड आउट करती है। But her love for Brand and for Orin is an ironical illustration of man in inability to escape from his mask. लेकिन उसका जो लव था ब्रांड और ऑरिन का, और उसकी जो आयरॉनिकल इलस्ट्रेशन दिखाई गई है, ठीक है, ऑफ मैन इनएबिलिटी, कि वो अपने मास्क से भाग नहीं सकता। Thus mask is an armor for a man to hide himself. But being a great artist and psychologist, O'Neill, by masking his character, unmasked them, and with the same stroke also to his readers only in order to make them to know thyself. ठीक है, और ओनील क्या करता है कि ये जो मास्क है एक्चुअली वो एक आर्मर है फॉर अ मैन टू हाइड हिमसेल्फ। ठीक है, एक ऐसी ज़रा है जिसके पीछे इंसान जो है, एक ऐसा असलहा है जिसके पीछे इंसान अपने आप को हाइड करता है। ठीक है, एक ऐसा लोहे का लिबास है जिसके पीछे इंसान अपने आप को हाइड करता है। लेकिन बीइंग अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, ओनील बाय मास्किंग हिज कैरेक्टर, वो उनको अनमास्क करता है विद द सेम स्ट्रोक ऑल्सो to his readers only in order to make them to know thyself। और वो क्यों करता है, ताकि वो अपने जो है, ताकि रीडर्स जो हैं वो अपने आप को जान सकें। अब इस कहानी को थोड़ा सा हम क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं कि व्हाई द टेक्निक्स ऑफ मास्क एंड व्हाट आर द थिंग। जैसे देखिए इसके अंदर एक जो फैमिली होती है ना, दैट इज द पिलर ऑफ द सोसाइटी। ये जो हम इस शादीशुदा जिंदगी को बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, और मर्द भी कमाने निकल जाता है और औरत भी कमाने निकल जाती है। ठीक है बेटा, ये जो चीज़ है ये इस हद तक डैमेज कर रही है इस वक्त फैमिलीज को कि आपको एहसास भी नहीं है। ठीक है, जिसने गुजारा करना होता है ना, वो थोड़े में भी गुजारा कर लेता है। ठीक है, बस एक हमारी जिंदगी में बेटा जीने के लिए एक छत चाहिए, दो जूते चाहिए, दो कपड़े चाहिए, बाकी ऊपर जितना भी है, और दो वक्त का खाना चाहिए। इसके ऊपर जितना भी है सारा लग्जरियस है, सब लग्जरी है। ठीक है, सब फजूल है। ठीक है, इसको फजूल खर्ची कहेंगे। जो जायद ज़रूरत चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं फजूल खर्च। और फजूल खर्च को कहा गया है कि ये शैतान का भाई है। वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हम अपनी जान लगा देते हैं और उसके पीछे हम अपने इमोशंस को दबाते हैं ना, दैट इज द थिंग। किसका दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों के साथ बैठे। ठीक है, किसका दिल नहीं करता कि वो जो है अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे। लेकिन इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ने इंसान को इतना बेहिस बना दिया कि उस बेहिसी की वजह से उसको मटेरियल वर्ल्ड तो मिल जाती है, उसके रिलेशंस जो हैं वो उसके हाथ से छिन जाते हैं। और बेटा मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी कि यहाँ पे एक ऐसी फैमिली दिखाई गई जिसके पूरी फैमिली में इमोशंस इसलिए नहीं थे क्योंकि पेरेंट्स ने इमोशंस नहीं दिए थे अपनी फैमिली को। ठीक है, क्रिस्टाइन और काम में लग गई थी। एजरा मैनन जो है वो अपनी दुनिया में, वो एक सी वोएज में चला जाता है, वो जंग के हालात में, और 10 साल बाद घर वापस आता है तो पीछे घर के हालात ही डिफरेंट होते हैं। और घर की जो खातून खाना है वो भी घर की आउटर लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है रादर देन के वो उसकी इनर लाइफ, क्योंकि उसको वो घर जो है एक्चुअली वो एक जेल लगता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में भी डाल दिया गया आज।
ये तो खैर बेटा वेस्ट है, वेस्ट वर्ल्ड है, वो तो औरत की आज़ादी की बात करता है। वो तो ये कहता है कि मेरी जिंदगी है, मैं जैसे जीऊँ, ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लेकिन हम, अगर ये कल्चर हमारी जिंदगी में आ गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और फिर हमने इस तरह की इमोशनलेस लाइफ गुजारी, तो बेटा एंड यही होता है, ठीक है, जिसमें हर कोई अकेला ही रह जाता है। और ये जो कमाने का वक्त होता है ना, ये सिर्फ जवानी होती है। तो ये जो वक्त होता है ना, मतलब कमाने का बेटा औरत के लिए, वो अगर आप कभी औरत का ग्राफ पढ़े ना, इंटरनेट पे कभी जाइएगा कि औरत कितना कमा सकती है और कितनी देर तक कमाती है। अगर आप ग्राफ देखें ना औरत का, तो बिकॉज औरत को अल्लाह ताला ने कमजोर बनाया ना, उसका ग्राफ देखिएगा कभी, अर्निंग का ना, कि औरत कितनी देर कमाती है। 18 साल से औरत कमाना शुरू होती है, हार्डली हार्डली 40 साल, हार्डली 40 to 45 ईयर्स, उसके बाद उसका ग्राफ गिर जाता है, क्योंकि औरत कमजोर है। उसके बाद उसकी 35 40 के बाद ना उसकी हड्डियां घिसना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मर्द जो होता है ना, वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री लेता है, वो 24 से 26 साल की उम्र में कमाना शुरू करता है, और उसका जो ग्राफ है वो 70 to 75 ईयर्स तक का है, ठीक है। उसकी तो रिटायरमेंट भी 60 साल की उम्र में होती है। औरत की पहले गिरती है, औरत का ग्राफ पहले गिरता है। फॉर एग्जाम्पल आज के दौर की अगर हम बात करें, एक लड़की की शादी होती है 26 से 30 साल की उम्र में, आजकल यही जा रहा है ना, 26 से 30 साल, 31 साल, 32 साल, ये ग्राफ जा रहा है लड़की का, उसकी मैरिड लाइफ का। अब वो शादी होते ही वो निकल जाती है जॉब पे, जॉब करती है, और वो ग्राफ 45 ईयर्स तक जाके उसका एंड हो जाता है। ऑब्वियसली उस 15 साल में उसके बच्चे भी पैदा हुए होंगे, वो घर भी होंगे, लेकिन उसने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल 15 साल, अब वो 15 साल तक उसका जो बड़ा बच्चा होगा वो हार्डली कोई 13 साल का होगा, ठीक है। उस 15 सालों में, शादी की 15 साल की लाइफ में, उसका बड़ा बच्चा कितने साल का होगा? 15 साल का होगा। अब वो जब उसकी जॉब खत्म होती है, जस्ट लाइक द एजरा मैनन, वो 10 साल अपनी जॉब लगा के और वापस आया घर, उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, उसकी बीवी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो फिर क्या होता है? सेम इज द केस, यही होता है, ठीक है। फिर हम रोते हैं उस दिन बैठ के कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे बच्चे मुझे, उनको पता नहीं, समझ नहीं आती मेरी बात। तो माँ फ्रस्ट्रेट होना शुरू होती है एट दैट टाइम कि ये हुआ क्या, उसको ये नजर नहीं आ रहा तो मैंने अपने बच्चों के साथ क्या किया, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे होता है? बच्चों पे होता है। जब औरत कमाने निकलती है ना घर से बाहर, कॉम्प्रोमाइज बच्चों पे होता है। सबसे पहले उनको छोड़ेंगे किधर, कौन सी मेड हायर करेंगे, हमने उसको दादी के पास छोड़ना है, फूफी के पास छोड़ना है, नानी के पास छोड़ना है, या फिर किसी जो है डे केयर में छोड़ना है। आजकल तो डे केयर भी बन गया, वो जो इमोशंस थोड़े बहुत नानी दादी ने देने थे, अब तो वो डे केयर के हवाले और वो इमोशंस भी गए, ठीक है। तो फाइनली जब औरत वापस आती है तो बेटा वो बच्चा इमोशनलेस बच्चा होता है। अब उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी केयर करेगा, क्योंकि आपने उसको इमोशंस नहीं दिया, आपने उसको केयर नहीं दी, आपने उसको टाइम नहीं दिया। जब वो गिरा होगा, आप जब जॉब पे गई होंगी, आप 2 बजे घर आती होंगी, 3 बजे घर आती होंगी, फिर आप थकती भी होंगी, ठीक है। और अब अगर वो बच्चा जो है वो कभी गिरा होगा, कभी उठा होगा, कभी कुछ हुआ होगा उसको, वो बहुत बड़ा टाइम होता है 2-3 बजे तक का, ठीक है। तो फिर अब हम ऐसे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करें? माँ की केयर करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे को हमने बचपन में अकेला छोड़ा होता है ना बेटा, हमारे बुढ़ापे में वो हमें अकेला छोड़ देता है, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, सिंपल इज दैट। तो बेटा इमोशंस होना जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इमोशंस हमें सेक्रीफाइस करना सिखाते हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रखते हैं।